हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद अवान अपनी रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रेडियोलॉजी इमेजिंग सीरीज में हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं और मेरा आज का टॉपिक जो है वो जीबीएम के बारे में है, ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉरम्स। ये एक एग्रेसिव ट्यूमर है। बेसिकली वाइट मैटर, डीप वाइट मैटर में होता है। रेडियोलॉजिकली अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक ऐसा हेट्रोजेनस सा ट्यूमर है जिसके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, सराउंडिंग वेसोजेनिक ओडिमा होता है। इसके साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, इसके साथ-साथ इसके अंदर हेमरेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और सीटी स्कैन पे हमें किस तरीके से ये नज़र आएगा, हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे? इसके साथ-साथ वो कौन से पॉइंट हैं जब हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हों तो हमें वो पॉइंट कंसीडर करने होंगे। उसके साथ-साथ जो है इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? ये तमाम के तमाम पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। सीटी इमेजेस पे ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो है वो एक टिपिकल हेट्रोजेनस मास की शक्ल में आपको नज़र आएगा। उसकी जो लोकेशन है वो मोस्टली सेंटर्ड होती है, वाइट मैटर में होती है। वो एक इर्रेगुलर सा मास होता है, उसकी आउटलाइन इर्रेगुलर होगी। उसमें पेरिफेरल इन्हेंसमेंट होती है, कभी कभी इंटेंस इन्हेंसमेंट भी जो है आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ जो सेंट्रल एरिया है ट्यूमर का, उसके अंदर डीजेनरेटिव नेक्रोटिक चेंजेस जो हैं वो देखने में मिलेगी। कभी कभी उसमें जो है हेमरेज भी आपको देखने में मिलेगा। कैल्सिफिकेशन जो है वो बहुत रेयर होती है, लेकिन मैस इफ़ेक्ट की वजह से जो सराउंडिंग एरिया है उसमें आपको सिग्निफिकेंट वेजोजेनिक एडिमा जो है वो नज़र आएगा। तो ये टिपिकल फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रासाउंड जो कि सीटी इमेजेस पे आपको नज़र आएंगे जीबीएम के लिए। सीटी इमेजेस की इंटरप्रिटेशन करते हुए आप कुछ पॉइंट जो हैं वो जो कि करेक्टरिस्टिक हैं जीबीएम के, वो आपको इस तरह नज़र आएंगे कि सबसे पहले तो आप देखेंगे वो आपको इर्रेगुलर थिक मार्जिन जो हैं इस ट्यूमर के नज़र आएंगे। आपको सेंट्रल नेक्रोसिस जो है, डीजेनरेटिव नेक्रोसिस इस ट्यूमर में मिलेगा। मैस इफ़ेक्ट की वजह से आपको सराउंडिंग वेजोजेनिक एडिमा मिलेगा। मार्क मास इफ़ेक्ट जो है, मैस इफ़ेक्ट आपको उस ट्यूमर की वजह से देखने में मिलेगा। हेमरेज जो है वो ओकेजनली होगा। कभी किसी पेशेंट में ये हो सकता है, किसी में नहीं होगा। मिड लाइन शिफ्ट जो है वो बड़ी कॉमन है, ये क्रॉस करता है मिड लाइन को, मिड लाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता। कैल्सिफिकेशन अनकॉमन है, रेयर केसेस में कैल्सिफिकेशन जो है वो देखने में मिल सकती है। इंटेंस इरेगुलर हेट्रोजेनस इन्हेंसमेंट ऑफ द मार्जिन, इसकी मार्जिन जो है वो इंटेंसली इन्हेंस होंगे, हेट्रोजेनस होंगे, और ये मैस इट्सेल्फ जो है वो हेट्रोजेनस आपको नज़र आएगा। इसकी इन्हेंसमेंट जो है वो आपको हेट्रोजेनस जो है वो मिलेगी। तो ये फीचर्स जो हैं आपको सीटी इमेजेस पे नज़र आएंगे और आपने इसको सीटी रिपोर्ट पर जो है वो मेंशन करना होगा। जीबीएम के लिए पेट स्कैन भी जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जो कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उसमें एफडीजी की एक्यूमुलेशन होती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस ट्यूमर के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्लूकोज का वो काफ़ी इंक्रीज़ है। तो पेट जो है वो जीबीएम की डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रेडियोलॉजी की रिपोर्ट लिखते हुए आपने इन 3 पॉइंट्स का बहुत ख्याल रखना है। पहले मार्फोलॉजी, आपने फिर उसकी रिलेशनशिप को मेंशन करना है, फिर आपने उसकी एक्सटेंशन को मेंशन करना है। जहाँ तक मार्फोलॉजी का ताल्लुक है तो आपने इसका जो साइज़ है वो 3 डायमेंशन में लेना है। फिर आपने इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ और डिग्री ऑफ द सेंट्रल नेक्रोसिस आपने चेक करना है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये कॉर्टेक्स में डीप ग्रे मैटर या वाइट मैटर या इसकी इन्हेंसमेंट कितनी है। तो ये 3 पॉइंट आपने इसमें ज़रूर देखने हैं। सेकंड, आपने ये देखना है कि इसकी रिलेशनशिप जो है या इसकी इन्वॉल्वमेंट किन चीज़ों के साथ है, या आप देखें कि कौन सा इसका इलेक्वेंट एरिया है, या मेजर वाइट मैटर ट्रैक्ट को जो है ये इन्वॉल्व कर रहा है, या ये किसी लार्ज वेसल्स को जो है इसने इन्वॉल्वमेंट इसकी या इसकी रिलेशन की लार्ज वेसल्स के साथ है। और इसके साथ आपने इसकी एक्सटेंशन देखनी है कि क्या ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, कितनी हद तक क्रॉस कर रहा है, ये ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं, या ये सब एपेंडाइमल स्प्रेड इसकी जो है वो है या कितनी है, या फिर ये CSF में जो है वो डिसिमिनेट कर रहा है, इसकी डिसिमिनेशन जो है CSF के थ्रू जो है वो हो रही है या नहीं हो रही।
जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है उसकी ये है कि मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इसकी जो है वो ट्रीटमेंट है। ये इसलिए नहीं कि आप उस ट्यूमर को जो है वो डीबल्क कर रहे हैं, बल्कि आप उसके जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसको भी रिड्यूस करने के लिए सर्जरी जो है वो सेफ रिसेक्शन जो वो ज़रूरी होती है। फॉलोइंग सर्जरी जो है इसको पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें कि सबसे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो है वो टिमोजोलोमाइड जो है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद एक स्टूप प्रोटोकॉल कहा जाता है या अदर जो हम सेकंड लाइन थेरेपीज़ कहते हैं, उसमें ल्यूमोस्टिन जो है जिसको फिर टिमोजोलोमाइड के साथ जो है वो कंबाइन करके ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसके साथ तीसरी स्टेज पे जो है इसके साथ एंटी एंजियोजेनेसिस एजेंट को जो है मिलाया जाता है ताकि इस ट्यूमर को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जहाँ तक इस ट्यूमर की प्रोग्नोसिस का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो में जहाँ पे तमाम क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, तो उसके बावजूद भी इसकी सर्वाइवल रेट जो है, मीडियन सर्वाइवल रेट जो है वो 2 साल से कम है। वो फैक्टर्स जो कि इसकी प्रोग्नोसिस को इफ़ेक्ट करते हैं या जिसे हम नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कहते हैं, वो ये हैं कि अगर उसके अंदर जितनी इंक्रीज नेक्रोसिस होगी उतना जीबीएम जो है उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी, जितनी इन्हेंसमेंट इसके अंदर ज़्यादा होगी उतनी इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी, जितनी इसकी लोकेशन डीप होगी, थैलेमस को इन्वॉल्व किया होगा, उतनी इसकी जो है प्रोग्नोसिस कम होगी। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट की उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो भी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो हैं वो कम होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इसकी प्रोग्नोसिस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल चूँकि ये हाईली एग्रेसिव ट्यूमर है और बावजूद इसके कि काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, इस और बेस्ट केस सिनेरियो में भी इसकी जो मीडियन सर्वाइवल जो एज है वो लेस देन 2 ईयर कंसिडर की जाती है। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म एक हाईली एग्रेसिव ट्यूमर है और इस सीटी इमेजेस पे आपको जो है जीबीएम कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि आप देख रहे हैं हम फ्रंटल लोब और फ्रंटोपेराइटल लोब में हैं। यहाँ पर आपको एक वेल डिफाइंड हेट्रोजेनस मैस जो है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इर्रेगुलर इसकी आउटलाइन है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये जो है सेंट्रली लोकेटेड है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो इसकी इन्हेंसमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इन्हेंसमेंट है, पेरिफेरल भी है, सेंट्रल भी है। इसके साथ साथ इसकी सेंटर में जो है सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया, सेंट्रल नेक्रोसिस, डीजेनरेटिव नेक्रोसिस भी नज़र आ रहा है। कहीं कहीं पे आपको हेमरेज भी इसमें नज़र आ रहा होगा। हाउएवर कैल्सिफिकेशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। इसके साथ जो है ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये रिस्पेक्ट नहीं करता मिड लाइन को, और जो कंप्रेशन इफ़ेक्ट्स है वो लेटरल वेंट्रिकल पे डाल रहा है और सराउंडिंग सिग्निफिकेंट वेजोजेनिक एडिमा जो है आपको नज़र आ रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं आपने अपनी रिपोर्ट पर जो है मेंशन करने होते हैं। तो इस तरीके से आपने जीबीएम की जो है वो रिपोर्ट मेंशन करनी होती है। तो ये एक क्लासिक केस था जीबीएम का, जो कि पेशेंट की एज जो है तकरीबन कोई 60 के करीब है और इसमें पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस है, इंटेंस इन्हेंसमेंट है, इर्रेगुलर आउटलाइन है, लार्ज साइज़ है, मिड लाइन को इसने क्रॉस किया हुआ है। तो ये जीबीएम का केस था।